गुड आफ्टरनून सर। है ना, सबकी प्रोफाइल पिक्चर में देख रहा था, तो कुछ लोगों की प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छी है ना, लेकिन सबकी प्रोफाइल पिक्चर है नहीं, है ना। पिक्चर तो होनी चाहिए ना, है ना। करण की देखो बहुत अच्छी है, वंशिका की भी अच्छी है ना? और भी जिसके भी मैंने देखा है, विदुषी ने चेंज ही नहीं किया पूरे दिन से, है ना। सबका मैं देख रहा था, क्योंकि अब आप फिजिकली तो सामने प्रेजेंट हुए ही नहीं है, तो आपकी पिक्चर देख के पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट कौन है। तो ऐसे मैं पहचान नहीं दूंगा। मैं क्लास में इसमें ही तो डिफरेंस है कि मैं आपको नॉर्मली, आप सामने नहीं हो बस, है ना, आवाज आपकी सुनाई देती है, आपके क्वेश्चंस आते हैं, पढ़ते हो, बस वही कि इंटरेक्शंस नहीं है ना, ये आता है। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक एक आपकी मैग्नेटिज्म की पीडब्ल्यूडीज थी, अच्छे से करने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट भेज दूंगा, लगभग 150 क्वेश्चन, है ना। वो क्वेश्चंस ठीक होते हैं, मुझे एक बुक मिली है, वो बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, उसका फायदा नहीं होगा क्योंकि 4-5 वॉल्यूम में बुक डिवाइडेड, अच्छे बुक है, उसमें अच्छे क्वेश्चंस दिए, तो उसके क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दिया, तो उस क्वेश्चंस को आप एक बार कर लेना, है ना, तो उससे आपका टॉपिक जो है ना नीट के हिसाब से ठीक से तैयार हो जाए, नीट के लेवल के क्वेश्चंस उसमें काफी दिए, है ना, तो उसको ठीक से आप तैयार करो, तो सारी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे अच्छे हैं, तो उसको एक बार जरूर सेव करना, लेकिन वो क्या होगा ना, हर टीडब्ल्यूटी के 1 वीक पहले मैं भेजूंगा, हम तो इस टीडब्ल्यूटी जो नेक्स्ट वीक है उसके पहले मैं भेज दूंगा। तो आज जो आपको टॉपिक पढ़ना है ना, यू हैव टू स्टडी द मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। आज जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, वी स्टार्ट विद द मैग्नेटिक डाइपोल, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, वैसे ही हम यहाँ पढ़ते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। एक्चुअली मैग्नेट में तो मोनोपोल होते ही नहीं है, कोई भी मैग्नेट जो होता है वो क्या होता है कि आपका डाइपोल ही होता है ना, कि मैग्नेट में मोनोपोल होता ही नहीं, मैग्नेट में हमेशा क्या होगा कि आपका डाइपोल होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि अगर कोई मैं यहाँ पे बार मैग्नेट ले लूँ, तो एक डाइपोल ही तो है, इसका एक पोल आपका नॉर्थ है, दूसरा पोल क्या है आपका साउथ। अगर हम फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर देखें, तो नॉर्थ से स्टार्ट होकर फील्ड लाइन साउथ पे टर्मिनेट नहीं होती, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती है, तो इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होती है ना। ऐसे ही आपका इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगी आपके नॉर्थ टू साउथ, है ना। नॉर्मली इस तरह से हम कई बार बनाते हैं, तो ये भी जाके कंप्लीट होंगे, है ना। तो ये जो चीज होती है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। और ये अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, तो हम यहाँ पे टर्म डिफाइन करते हैं, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या है, व्हाट द डाइपोल मोमेंट। अगर ये कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, तो इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट पीएम होता है ना, इसकी वैल्यू जो होती है ये क्यूएम इंटू डी होती है ना। क्यूएम जो होता है एक हाइपोथेटिकल चीज होती है, क्यूएम को हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ये जो क्यूएम होता है, दिस इज सिंपली नोन एज ए मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, है ना, कि जो भी ये मैग्नेटिक पोल है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका क्यूएम है, जैसे उसमें चार्ज होता था, है ना, इसको मान सकता है ये आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज है और ये आपका माइनस क्यू है। हालांकि आइसोलेटेड पोल पॉसिबल नहीं होता, फिर हमने जस्ट उससे एनालॉजी दी, तो भाई ये क्यूएम जो हो जाएगा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा, और जो डी जो हो जाएगी उनके बीच की सेपरेशन हो जाएगी। तो इस तरह के मैग्नेट का जो डाइपोल मोमेंट होगा, वो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे डी से, और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ हो जाएगी, है ना, कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या होगी बेसिकली आपकी डाइपोल मोमेंट की बेसिकली आपकी डायरेक्शन। ध्यान रखना, अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, ये जब हम मैग्नेट पढ़ेंगे ना, तो उसको हम क्लासिकल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। अभी तक हम क्लासिकल मैग्नेटिज्म की हमने बातें नहीं की, अभी तो जो हम पढ़ रहे हैं, हम करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। इसके बाद ये एक चैप्टर आएगा आपके एनसीईआरटी में भी अलग से दिया हुआ है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो अभी हम मैग्नेटिज्म मैटर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिंपल सा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात कर रहे हैं, कि भाई करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। सिंपल बाहर मैग्नेट की तो हमने बातें नहीं, तो हमें बोलते हैं
कि जैसे ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है, कोई भी जो क्लोज करंट लूप होगा ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है। यहाँ पे सिंपल सा हम एक बात करते हैं कि एनी क्लोज करंट लूप राइट इज ए मैग्नेटिक डाइपोल, एनी क्लोज करंट लूप राइट इज ए मैग्नेटिक डाइपोल। कोई भी जो क्लोज करंट लूप होगा वो हमेशा क्या होगा, जैसे कि आपका मैग्नेटिक डाइपोल ही होगा, है ना। इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि अगर कोई भी मैं इस तरह से कोई क्लोज लूप ले लूं ऐसे, है ना, और इसमें मैं करंट फ्लो कर दूं तो ये चीज भी डाइपोल होगी, क्योंकि इसकी वजह से जब आप मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो आप ध्यान रखना यहाँ से करंट बाहर आ रही होगी, डॉट ले लोगे, और यहाँ पे करंट आपका इनटू द प्लेन। तो जब आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप ऐसे बनाओगे इस तरह से। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका ऐसा होता है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। ऑब्वियस बात है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके अकॉर्डिंग होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे होंगी, इसके अकॉर्डिंग होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसी बनेगी, और जो बड़े लोग होंगे उसको जस्ट हम ऐसे शो करेंगे। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के स्ट्रक्चर है ना। तो सिंपल सा हम बोलते हैं कि जैसा ये बार मैग्नेट के लिए फील्ड लाइंस है, वैसे ही क्लोज लूप भी कैसे बिहेव करता है एज ए मैग्नेटिक टाइप। और ऑब्वियसली अगर डाइपोल है तो हम ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे कोई हाइपोथेटिकल इसका साउथ पोल, और यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आपका हाइपोथेटिकल एक नॉर्थ। तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी इसकी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, है ना। इसका भी जो डाइपोल मोमेंट होगा कहां से कहां तक होगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और इसके डाइपोल मोमेंट को हम क्या नाम दे देंगे, जैसे आपका पी, है ना। वजह से उसमें एक डाइपोल मोमेंट था साउथ टू नॉर्थ पीएम, है ना। भाई यहाँ पे हम पीएम की अगर डायरेक्शन देखें तो ये आपकी पीएम की डायरेक्शन होगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, है ना। वैसे ही इसमें भी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के स्ट्रक्चर को मैं देखूं तो इनसाइड द क्लोज लूप साउथ से नॉर्थ होती है, और बाहर में क्या हो गया, जैसे आपके नॉर्थ से साउथ, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या होगा, जैसे आपका मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन। वही चीज है कि क्लोज लूप की जो है ना कैसे बिहेव करता है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करता है। तो इस चैप्टर में हम इसकी बात नहीं कर रहे बल्कि हम क्लोज करंट लूप की बात कर रहे हैं कि कोई भी क्लोज करंट लूप कैसे बिहेव करेगा एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, तो उसके बारे में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे आपका डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज जानना, ये जो डाइपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन मैंने कैसे निकाली है, एक तरीका है साउथ टू नॉर्थ, दूसरा हम इससे भी निकाल सकते थे जिससे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला कि अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, यही डायरेक्शन पीएम की होती है। राइट हैंड रूल में के अकॉर्डिंग अगर आपकी कर्ल फिंगर के लॉन्ग करंट है तो थंब के लॉन्ग क्या होगा, जैसे कि आपका डाइपोल मोमेंट, तो स्कूप में अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो डाइपोल मोमेंट किस तरह होगा, जैसे कि आपके राइट को, जस्ट मैंने हमेशा जो यूज किया ना डायरेक्शन के लिए वो राइट हैंड ही यूज कर रहा हूँ, और मैंने कुछ नहीं बोला है, बस सिंपल से 4 रूल आपको बताएं कि अगर ये करंट है तो थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये अगर करंट है देन थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। और उसके अलावा मैंने बोला है कि फोर्स को हम v क्रॉस b से निकालो, भाई v क्रॉस b जो होगी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी, या il क्रॉस b, अगर करंट में निकाल रहे हैं तो il क्रॉस b फोर्स की क्या होती है, आपकी डायरेक्शन। तो सिंपल सी यही 4 रूल्स, 2 रूल्स है, एक रूल से फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आती है, और क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके हम किसको निकालते हैं, जैसे कि आपके फील्ड, भाई v क्रॉस b जो होगा ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स राइट हैंड से निकाल लेंगे, जो आपका il क्रॉस b होगा ये भी क्या होगा, जैसे कि आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, जो लास्ट का il क्रॉस b से भी किसका निकाल लेंगे, डायरेक्शन ऑफ। तो इसके अलावा हम कोई डायरेक्शन के लिए दूसरा रूल यूज नहीं करते, इसी रूल को हम बार बार क्या करेंगे, जैसे कि आपका यूज। अब एक चीज आ गया है, जैसे आपने तो यहाँ पे बोला कि डाइपोल मोमेंट जो होगा ये आपको हो जाएगा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को b से मल्टीप्लाई कर, जैसे चार्ज को b से मल्टीप्लाई कर। अब हम इसके केस में ये जानना चाहते हैं कि कोई भी अगर क्लोज करंट लूप है तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, अगर इसमें आई कोई करंट फ्लो हो रही है तो इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एक डेरिवेशन करना पड़ेगा कि आपको ये निकालना है कि इस क्लोज करंट लूप का डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो उसका छोटा सा एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हमेशा जानना चाहिए आपको, भाई इसका हम डाइपोल मोमेंट हम किस तरह से बेसिकली आपका कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग ध्यान दो, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसके स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाएंगे, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि भाई सिंपल सा हम यहाँ पे बना लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में।
तो जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है इट कन्वर्ट राइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा कि आपके मैकेनिकल एनर्जी। तो कोई भी जो इलेक्ट्रिक मोटर होगा इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसका अगर मैं इलेक्ट्रिक मोटर आपने 10th में भी इसको पढ़ा होगा कि भाई किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर का हम डायग्राम कैसे बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर का आप इस तरह से अगर डायग्राम बनाओगे हाँ तो इसका स्ट्रक्चर आपका इस तरह से हो जाएगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर में इस तरह से आपके कुछ मैग्नेट होगा है ना कि दो आपने यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट ले लिए इस तरह से आपका, तो ये आपका कोई मैग्नेट हो गया है ना। इस तरह से हम इसमें सबसे पहले यहाँ पे मैग्नेट बना देंगे। इस तरह से आपने क्या बना दिया जैसे कि आपका एक मैग्नेट है ना, ये सपोज आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और यहाँ पे एक दूसरा मैग्नेट आ गया, बीच में हम मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे कि आपको जनरेट करेंगे है ना। तो इसको जरा प्रॉपर्ली आप बनाओ, कई बार इसका कंस्ट्रक्शन भी आता है। ये आपका इस तरह से आपका मैग्नेट हो गया और यहाँ पे दूसरा मैग्नेट है ना, इसी के पैरेलली हम यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेते हैं कि आपका सेकंड मैग्नेट या है ना। इसको आप ऐसे पीस बना दो इस तरह से, ये आपका कोई मैग्नेट का पीस है, ऐसे यहाँ भी आ गया आपका, ये आपका दूसरा मैग्नेट का पीस आ गया है। इसको भी आप इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आपका प्लॉट कर सकते हैं, ये आपका है ना। तो ये आपका दूसरा पीस आ गया मैग्नेट का, ये ऐसा है ना। ऑब्वियसली बात है इन दोनों मैग्नेट के पीस के बीच में आप इस तरह से कॉइल कोई लगा देते, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया जैसे कि आपका कॉइल है ना, और ये जो कॉइल है किसी एक्सेल के ऊपर रोटेट करता है, किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर में ये होता है। और यहाँ पे आपका एक स्प्लिट रिंग लगा होगा, यहाँ पे क्या लगा होगा वैसे कि आपका एक स्प्लिट रिंग है ना, जो कि इससे अटैच्ड होगा और कार्बन ब्रश के थ्रू यहाँ पे हम कोई बैटरी लगाए या कोई भी सोर्स ऑफ करंट लगा देते हैं। तो स्ट्रक्चर ही होता है, ये आपकी कोई कॉइल है ना, और ये जो है नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है ये बीच में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट है ना, किस तरह से क्या क्रिएट करेंगे जैसे कि आपका मैग्नेटिक, और इसमें आप करंट फ्लो कर देते हो। इस पूरे चीज में आपने इस तरह से करंट फ्लो कर, तो जैसे हम करंट फ्लो करेंगे ना आप देखो फोर्स लगेगा, ये जो वायर है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लग जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, और ये जो वायर है क्योंकि करंट वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड लग जाएगा। तो एक कपल ऑफ फोर्स बन गया ना, और कपल ऑफ फोर्स बन गया तो उसके से रोटेट कर दिया। तो इलेक्ट्रिकल मोटर का सिंपल सा स्ट्रक्चर ही है, जैसे हम इसमें करंट फ्लो करेंगे इसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड, इसके ऊपर फोर्स अपवर्ड, और इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा और टॉर्क की वजह से क्या करेगा इसके आपको रोटेट। कुछ इसका हम डायमेंशन ले लेते हैं कि ये इसकी डायमेंशन एल है और ये इसकी विड्थ जो है वो ए है ना। अब मैं इसी को थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ, ये जो मैंने डायग्राम बनाया इलेक्ट्रिकल मोटर का, इसी का अगर मैं थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन ले लूँ, क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न है वो इस कॉइल से ही कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है तो वो रोटेट करने लगती है ना, और वो रोटेट जो करती है वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है उसकी वजह से रोटेट करती है। तो मैं अगर इसका थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन ले लूँ, मैं इसी को अगर कट करके मैं यहाँ पे बनाऊं, तो मैं जस्ट जो मेरा एरिया ऑफ कंसर्न है वो सिंपल सा दो तीन चीजें कि जैसे मैं इसको कट करूंगा यहाँ पे एक वायर का क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, हाँ कि आपका एक क्रॉस सेक्शन ऑफ क्या आ गया जैसे कि आपका वायर आ गया, और एक वायर आप यहाँ पे बना लो डॉट है ना, इसमें करंट अंदर की तरफ जाएगी, इसमें करंट बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने एंगल पे लिया कि पूरी की पूरी कॉइल को हल्के से हम एंगल पे लिया, तो भाई नीचे से ऐसे चला गया और थोड़ा सा एंगल पे आ गया। तो अगर तो ये आपका जो करंट इसमें फ्लो हो रही है वो आई फ्लो हो रही है और इसमें करंट आई बाहर है ना, और अब से बात है कि थोड़ा एंगल पे आ चुके हैं कैसे, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है ना, कि इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसी है जैसे कि आपकी हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे हम एक डिफाइन करते हैं एरिया वेक्टर। मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ये इस एरिया का एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो जो भी इसका प्लेन होगा उसके क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। और आपको पता है ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस आपने डिवाइड किया है कि ये ए है ना, कि इस तरह से अगर हम टेल करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो सकती है आपकी ए। इसके बाद थोड़ा ध्यान दो, आप ये एंगल डिफाइन करो ठीक है, सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है हो सकती है आपका थीटा।
है ना, मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, एरिया के परपेंडिकुलर, और इसके बीच में जो एंगल है वो एंगल कैसा है, जैसे कि आपका थीटा। तो मैं अगर टॉर्क की बात करूं तो अभी आपने बोला इसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड लगेगा F, और इसके ऊपर फोर्स अपवर्ड लगेगा, और ये जो फोर्स होगा वो BIL तो होगा, है ना, ये जो फोर्स होगा इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, BIL, क्योंकि I करंट है और L क्या है, आपकी लेंथ है, तो BIL फोर्स लग रहा है, और BIL फोर्स के से हम टॉर्क निकाल लेंगे, तो टॉर्क आपको पता है फोर्स इनटू डिस्टेंस से होती है, तो आपको पता है ये वाला एंगल यहाँ पे आपका जो ये वाला एंगल होगा, है ना, ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा, है ना, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो आपको पता है ये जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर, ये आपकी a/2 sin थीटा होगी। ऐसे ही आप करना जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं हमेशा आपको जो डेरिवेशंस होते हैं एग्जैक्टली एनसीईआरटी से बताता हूँ, ताकि आप डेरिवेशन में मिक्स अप नहीं हो, तो कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है डेरिवेशन में मिक्स हो जाता है, कहीं का भी कुछ भी डेरिवेशन कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है, एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। a/2 sin थीटा हो गया, ये भी a/2 sin थीटा हो जाएगा, दोनों डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, तो हम टॉर्क निकालेंगे, तो टॉर्क की वैल्यू यही तो हो जाएगी, है ना, F into a/2 sin थीटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, और वैसे है ये तो आपने इसकी वजह से टॉर्क निकाला है, इसकी वजह से भी सेम होगा, ये भी डिस्टेंस सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना, तो अल्टीमेटली टॉर्क की जो वैल्यू आ गई वो आपकी F sin थीटा, और यहां से आप F की वैल्यू पुट कर दो, तो टॉर्क की वैल्यू आपकी हो जाएगी BIL A sin थीटा, है ना। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, आप जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे थे तो ये सारी चीजें कंपेयर करके आती है, जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे थे टॉर्क की वैल्यू क्या थी, टॉर्क की वैल्यू B sin थीटा थी, तो देखो उसी की जैसे एक्सप्रेशन तो आ रहा है, sin थीटा की जगह पे यहाँ पे sin थीटा आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, यहाँ पे एक टर्म आ गया IL, है ना, इसी को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, कि इस कॉइल का जो डाइपोल मोमेंट होगा करंट इनटू L इनटू A होगा, और ये जो होगा वो एरिया हो जाए, तो सिंपल सा लिख सकते हैं, ये टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी इस केस में हो जाएगी BI एरिया इनटू साइन, और जो करंट इनटू एरिया है इसी को हम लिखते हैं PM, ये आपका हो गया PMB इनटू साइन, है ना, तो सिंपल सा आ गया कि यहाँ से आपने डिराइव कर दिया कोई भी क्लोज करंट लूप एज ए डाइपोल बिहेव करेगा, और उस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा, है ना, क्या ध्यान है, उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू करंट इनटू एरिया वेक्टर, है ना, जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, जैसे आपकी डाइपोल मोमेंट, तो सिंपल से आपने यहाँ से निकाल दिया, भाई IA PM की जगह पे IA आ गया, तो PM इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया वेक्टर, और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी PM, है ना, ऑब्वियस बात है, इस तरह से अगर करंट जा रही है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा PM, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग सही है, जो एरिया वेक्टर होगा उसी के अलावा क्या लगेगा, जैसे कि आपका PM, तो ये आपने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया कि कोई भी अगर डाइपोल है तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा कॉइल का वो करंट इनटू एरिया होगा, है ना, ऑब्वियस बात है कि इस चीज को फर्दर हम अगर और अच्छे से लिखें तो हम लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा इसकी वैल्यू हो जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द PMN, जैसे इलेक्ट्रिक के केस में PM क्रॉस P क्रॉस E होगा, तो जब भी कोई क्लोज लूप जो कि ऐसे डाइपोल बिहेव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर इतने अमाउंट का टॉर्क लगता है, और उसी टॉर्क की वजह से वो क्या करता है, जैसे आपको रोटेट, और उस टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो PM और V का क्या होती है, जैसे आपकी क्रॉस, तो यहाँ से दो चीजें हमने डिफाइन की, एक तो टॉर्क और दूसरा PM होता क्या है, PM जो होगा ये सिंपल सा करंट इनटू क्या हो जाएगा, जैसे आपके एरिया वेक्टर, तो इलेक्ट्रिकल मोटर से ही ये सारी चीजें हम इसमें क्या करते हैं, जैसे आपको डिफाइन, राइट, है ना, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं एज ए बाय द यूजिंग कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो ये आपने लिख लिया, तो ये आपका आ गया कि PM आपने डिफाइन कर दिया, है ना, ऑब्वियस बात है जब PM आपने डिफाइन कर दिया है तो आपका ध्यान दो कि अगर मैं यहाँ पे डाइपोल पढ़ूं, है ना, तो सबसे पहले जो चीज आएगी ना डाइपोल के केस में, व्हेन फाइंड आउट डाइपोल मोमेंट, पहली जो सबसे चीज आती है डाइपोल मोमेंट की हम बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट, तो अभी आपने पढ़ लिया कि डाइपोल मोमेंट PM होगा, है ना, PM की वैल्यू सिंपल सा आपका करंट इनटू एरिया होगी, है ना, कि करंट को जब भी हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, और दो डायरेक्शन एरिया वेक्टर क्या होगी
प्लेन के परपेंडिकुलर, वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इसलिए आपकी डायपोल मोमेंट। कई बार इस एरिया वेक्टर को हम ऐसा भी लिख लेते हैं, आई इंटू हो जाएगा एल क्रॉस बी या एल क्रॉस ए, हाँ भाई एरिया वेक्टर लेंथ और विड्थ का क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। कई बार एरिया वेक्टर को हम एल क्रॉस ए लिख सकते हैं, इसलिए आपके तो ये तो मैंने डायपोल मोमेंट बोला है किसी क्लोज लूप की वजह से। तो सिंपल सा चीज है कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बनाया था ऐसे कि अगर ये कोई क्लोज लूप है इसमें आई करंट फ्लो हो रही, तो इसका जो पीएम होगा, इस पीएम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो करंट इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर इसका रेडियस हो गया, है ना, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ हो जाएगी, है ना। कि इस डायपोल का क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका ये डायपोल है ना, एरिया का नेचर चेंज हो सकता है, रेक्टेंगुलर होगा तो एल इंटू ए होगा, अगर सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल, करंट ऐसे आ रही है तो पीएम की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे आपकी राइट हैंड, तो एक क्लोज लूप ही क्या होगा, जैसे कि आपका एक मैग्नेटिक डायपोल है। तो एक तो डायपोल आपने ये बनाया, लेकिन एक चीज और भी है कि यहाँ पे आपको ये भी एक चीज निकालने आती है, फाइंड आउट डायपोल मोमेंट ड्यू टू मूविंग चार्ज। अगर कोई भी मूविंग चार्ज है तो उस मूविंग चार्ज की वजह से हम डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, ये जानने के बाद जो नेक्स्ट चीज हम इसमें पढ़ते हैं, वी स्टडी द डायपोल मोमेंट ड्यू टू ए मूविंग चार्ज। क्या है ना, डायपोल मोमेंट हम निकाल रहे हैं कि डायपोल मोमेंट, है ना, ड्यू टू ए मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज, वही मूविंग चार्ज की वजह से हम डायपोल मोमेंट निकालते हैं, तो आपको ध्यान दो, मूविंग चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, यस, है ना, इस तरह से नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, जैसे कि आपका रिवॉल्व कर रहा है माइनस सी, है ना, किसी ओमेगा एंगुलर स्पीड से। तो आपको जैसे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट, ये भी तो क्लोज लूप बन गया ना। और ये करंट कितनी होती है हम जानते हैं, करंट की वैल्यू हो जाएगी चार्ज बाई 2 पाई बाई ओमेगा, इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन की वजह से चार्ज अपॉन टाइम पीरियड लेते हैं, इस करंट हो जाती है। और अगर ये करंट है तो इस डायपोल का डायपोल मोमेंट, है ना, पीएम की वैल्यू हो जाएगी करंट इनटू एरिया वेक्टर, है ना। तो करंट आपको पता ही है, ये आपका हो गया ई ओमेगा बाई 2 पाई और इनटू आपने पाई आर स्क्वायर, तो इसका जो डायपोल मोमेंट आ गया वो जस्ट आपका ये है, हाफ ई ओमेगा इनटू आर स्क्वायर। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है क्लॉकवाइज, है ना, तो इसकी वजह से पीएम जो होगा वो करंट तो एंटी क्लॉकवाइज होगी ना, तो पीएम तो बाहर की तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर रिवॉल्व कर रहा है क्लॉकवाइज तो उसकी वजह से करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी, पीएम की डायरेक्शन किस तरफ होगी, बाहर की तरफ, यहाँ पे डॉट डायरेक्शन से आप पीएम, फिर करंट तो एंटी क्लॉकवाइज होगी ना, और उस पीएम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हाफ ई ओमेगा इनटू आर स्क्वायर। तो आप लोग तो ये तो आपने पीएम निकाला है, कि बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट आता है कि इसका कुछ मास m, और अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसका कुछ एंगुलर मोमेंटम भी, इसका हम क्या निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम, इसका हम निकाल लेते हैं, जैसे आपका एंगुलर मोमेंटम कितना है ना। तो जो एंगुलर मोमेंटम एल होगा इसकी वैल्यू होती है आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा से, करंट नहीं है बल्कि ये क्या होता है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दोगे और इस पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये आपको हो जाएगा एम आर इनटू, तो ये इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये इसका डायपोल मोमेंट। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इन दोनों का जो रेशियो होता है, इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या पीएम हम ले लें और इसको हम एल से अगर डिवाइड करें तो पीएम और एल का जो रेशियो होगा ये कांस्टेंट है, ई बाई 2 एम, आप दोनों को डिवाइड कर दो, बाई पीएम, आपने ये ले लिया, ये एल ले लिया, तो जैसे हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ई बाई 2 एम। और चूंकि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, वैसे तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो ये सही है, पीएम और एल का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू बाई 2 एम, ई बाई 2 एम, ई इसमें चार्ज हो जाएगा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फिर ई का साइन भी लिखना, पीएम इक्वल टू हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज द माइनस ई बाई 2, है ना, इनटू एल वेक्टर आ गया, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पीएम और एल का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है,
और वो E/2m के इक्वल। कोई भी अगर रिवॉल्विंग चार्ज है ना, रोटेटिंग अगर कोई चार्ज है, एवोलमेंट ड्यू टू मूविंग चार्ज मत लिखो, ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्ज है। मूविंग तो ट्रांसलेटरी मोशन दोस्तों, ये आपका हो जाएगा रिवॉल्विंग चार्ज, है ना। तो उसकी वजह से पीएम और एल का रेशियो क्या होगा, E/2m। अगर आपको एल पता है तो पीएम अपने आप निकाल सकते हैं। और ये जो रेशियो आता है, इसी को कई बार हम एक नाम देते हैं, है ना। दिस इज सिंपली नोन एज ए गायरोमैग्नेटिक रेशियो। E/2m को हम क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। कोई भी रिवॉल्विंग चीजों का पीएम और एल का रेशियो जो होगा वो E/2m के इक्वल होता है। और इस टर्म को हम क्या नाम देते हैं, जैसे कि आपका गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये भी थोड़ा सा जानते हैं, कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। एक और भी चीजें यहाँ पे, जैसे मैं अगर इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेवल पे जाऊं, अगर मैं इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेवल पे जाऊं यहाँ पे, तो एल की जगह पे हम पुट कर सकते हैं NH/2, है ना। अगर मैं यहाँ पे किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की बात करूं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, है ना, तो यहाँ से जो पीएम आएगा, पी की वैल्यू आएगी, ये आपकी हो जाएगी -E/2m इंटू जो एंगुलर मोमेंटम है, इसकी जगह पे हम NH/2 है ना, क्योंकि आपको है उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं जिसमें H/2 का क्या होता है, आपका इंटीग्रल मल्टीपल। वापस बात है, पी की वैल्यू ये आ गई। पी की जो मिनिमम वैल्यू होगी, है ना, मिनिमम का मतलब हम एन की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपका आ जाएगा -EH/4m पाई, है ना। और जो पी की मिनिमम वैल्यू मैंने तब लिया है जब एन की वैल्यू मैंने क्या ले लिया, जो कि आपकी 1, है ना, कि भाई एन की वैल्यू मैंने क्या ले ली है, पी 1 ले लिया, तो उस टाइम पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। और पी की जो मिनिमम वैल्यू आती है, इसकी वैल्यूज आती है, आप एनसीईआरटी में देख लेंगे, इन दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यूज है। कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ले लूं और मास इलेक्ट्रॉन का ले लूं, ये कोई फिक्स वैल्यू आ जाएगी। यहाँ भी अगर एच की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है, सब कुछ पता होता है आपको, तो ये पी मिनिमम की वैल्यू भी आ जाती है। तो इस चीज को हम नाम देते हैं बोर मैग्नेट। ये जो टर्म होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेट है। लेकिन आपका जो कंसर्न है वो ये वैल्यूज नहीं, जैसे तो पता होना चाहिए व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, व्हाट इज बोर मैग्नेट्रॉन। तो ये मेन कंसेप्ट ये है कि पीएम और एल का रेशियो जो होगा वो E/2m। ये इन जनरल अगर कोई चार्ज दूसरा भी है तो हम बोलते हैं हमेशा जो पीएम और एल का रेशियो होगा ये Q/2m के इक्वल, Q/2m। ये पीएम और एल का रेशियो फिक्स होता है और वो Q/2m के इक्वल हो जाएगा। वेयर Q इज द चार्ज, m क्या हो जाएगा, जैसे आपका मास, चाहे रिवॉल्विंग कोई भी चीज, रॉड हो, डिस्क हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएम और एल का रेशियो चार्ज बाई किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे आपके 2m। तो कई बार इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे, पीएम और एल के रेशियो। तो जस्ट हमने पहला स्टेप किया है कि कोई भी क्लोज लूप कैसे बिहेव करेगा एज ए डाइपोल, और उस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो हम निकालें, है तो हम ऐसे निकालें या चाहे तो हम इस फॉर्म में। पहला स्टेप ये होता है हाउ टू कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। है ना, क्या करेंगे, क्या करेंगे डाइपोल मोमेंट। तो पहली चीज आपकी ये होगी कि हाउ टू कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। दूसरी चीज है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा तो सेम वही चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, है ना, कि भाई कोई भी अगर डाइपोल है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी, ड्यू टू डाइपोल, कि डाइपोल की वजह से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एकदम आसान काम है कि आपने बोला ये कोई डाइपोल है और ये इसकी पीएम की डायरेक्शन है, तो इसके किसी एक्सियल पॉइंट पे
है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इसको बी पैरेलल भी कई बार हम बोलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बी पैरेलल, तो हम जानते हैं भाई कोई भी क्लोज लूप की वजह से एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का आपके पास फॉर्मूला होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी ना, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट इनटू आई आर स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब। ये फॉर्मूला, आर इज द रेडियस है, ये आपने ड्राइव किया होगा कि एक्सिस के अलोंग किसी एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। इसी को मैं नाम दे रहा हूँ बी पैरेलल, है ना, वही एक्सियल पॉइंट है ना, इस पॉइंट को एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, है ना, मॉडिफाई ये करेंगे, इसको हम पीएम के फॉर्म में लेंगे, है ना। तो पीएम के फॉर्म में लाने के लिए आप देखो यहाँ पे दो चीजें करोगे, आप इसको दो अप्रोक्सीमेशन आप कर दो, पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना। और दूसरा हम एक अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे कि एक्स इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द, ये जो एक्स की वैल्यू है वो आर के कंपैरिजन में बहुत लार्ज है ना। तो एक्स के कंपैरिजन में यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट। अब ध्यान दो, ये जो टर्म है आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो पीएम हो जाएगा, है ना। और ऑब्वियस बात है एक्स के रिस्पेक्ट में आर को हम नेगलेक्ट करें, तो यहाँ से बी पैरेलल का आपके पास सिंपल सा ये फॉर्म है, बी पैरेलल की वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू नॉट इंटू पीएम बाई 2 पाई इंटू एक्स, ये आपका है ना। वही बात है, 1 बाई एक्स क्यूब से इसमें वेरी करता है, इससे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई एक्स क्यूब से वेरी करता था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे वेरी करता है 1 बाई एक्स क्यूब से। लेकिन थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाए अगर हम, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख लेता हूँ कि ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट इंटू पीएम, भाई नीचे हम 4 पाई के टर्म्स में जाते हैं, नीचे हमेशा हम 4 पाई चाहते हैं, 4 पाई इंटू एक्स क्यूब, आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कि भाई इस पॉइंट पे जो बी पैरेलल अगर वेक्टर फॉर्म में मैं लिखूं तो ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट इंटू पीएम ट्वाइस बाई 4 पाई इंटू एक्स। जो डायरेक्शन पीएम की होगी वही डायरेक्शन क्या होगी, जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड, एक्सियल फील्ड पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। तो अगर आपसे कोई पूछे नहीं यहाँ मुझे नहीं निकालना है बल्कि यहाँ पे कहीं पे निकालना है, हाँ, ये इसको कोई आर डिस्टेंस आर डिस्टेंस भी यहाँ पे कितना हो, तो सिंपल सा आपको ये ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, है ना। आप जस्ट इससे निकाल सकते हो जितनी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका यहाँ पे हाफ होगा, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल से बहुत सारी हम एनालॉजी यूज करते हैं, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है उसके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हाफ, एक तो हाफ होगा और दूसरा डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, अगर पीएम राइटवर्ड है तो यहाँ पे फील्ड लेफ्टवर्ड है, और इस डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी जस्ट ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट पीएम बाई 4 पाई इंटू आर, है ना। तो दोनों चीजें सेम, एक्सियल पॉइंट पे इतनी होगी, एंगल ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायरेक्शन ध्यान रखना इसमें, एक्सियल पॉइंट पे जो डायरेक्शन पीएम की है वही डायरेक्शन फील्ड, और इस पे फील्ड पीएम के क्या हो जाएगा, फील्ड के अपोजिट हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, एज वेल एज कैसे हो जाएगी इसमें आपकी अपोजिट। ये तो होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, कोई भी अगर डाइपोल है क्लोज लूप है तो उसकी वजह से सराउंडिंग में इतनी मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको निकालना है किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, है ना। और ऑब्वियसली बात है कि अगर ये दोनों आ गया है तो मैं किसी थीटा एंगल में भी निकाल सकता हूं, यहाँ से थीटा एंगल और आर डिस्टेंस पे फील्ड कितनी होती है भी हम जानते हैं, है ना, जो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था, है ना। भाई सेम वही कर लेंगे इसमें भी हम, है ना, कि मे नॉट, है ना, भाई इनटू पीएम, भाई आपका हो जाएगा 4 पाई एक्स क्यूब, और अंडर रूट आपका हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस, है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, मे नॉट पीएम बाई 4 पाई एक्स क्यूब इनटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1, है ना। यहाँ पे थीटा 0 होगी यहाँ पे 2 आ जाएगा, और जहाँ पे थीटा 90 होगी यहाँ पे 1 है, तो किसी भी जनरल पी पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं आर डिस्टेंस, और ये आर डिस्टेंस यहाँ पे आपके पास, तो सेम इलेक्ट्रिक डाइपोल ही इसके अलोंग ये यहाँ पे अपोजिट किसी जनरल पॉइंट में हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ये वहां पे क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो किसी भी डाइपोल की वजह से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे कैलकुलेट, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। तो दो चीजें, और बस बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है यहाँ पे इस तरह से कोई एंगल ना हो,
बी जो होगा, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी हम जानते हैं, ये जो tan अल्फा होता है ये tan थीटा बाई 2 के इक्वल है, tan अल्फा की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, tan थीटा बाई 2 के। तो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिकल लाइट में, ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें तो उसको एज इट इज इसमें यूज करना है ना, इस तरह से हम एज इट इज इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। दोनों चीजें सेम है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक, दोनों में काफी एनालॉजी है, हम यूज कर सकते हैं। तो दो चीजें हमने पढ़ ली, हाउ टू फाइंड आउट द डाइपोल मोमेंट, और दूसरा आपने पढ़ा कि किसी भी डाइपोल मोमेंट की वजह से, डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। इसके बाद एक सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड, हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड। अगर किसी डाइपोल को हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या होगा, तो उसका मतलब मेरा सिंपल सा है, यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जैसा किसी सोलेनोइड के अंदर होती है म्यू नॉट एन आई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे आपने कोई डाइपोल ऐसे प्लेस कर दिया, कोई भी क्लोज लूप, अगर एक क्लोज लूप है तो उसका डाइपोल मोमेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, और पीएम और बी के बीच में एंगल थीटा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, वो तो जीरो, पहला ऑब्जर्वेशन ये है, नेट फोर्स ऑन डाइपोल है ना विल बी जीरो, है ना, ये नेट फोर्स डाइपोल पे होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसलिए आपके जीरो। उसका रीजन है कि कोई भी क्लोज लूप है ना, जब एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्लेस होता है तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है, आपने पढ़ा था, क्लोज लूप जब भी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, तो टॉर्क आपने अभी डिराइव कर लिया, टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी पीएम क्रॉस, अभी तो आपने पढ़ा, इसी से तो सारा कुछ आया है, जो आपने इलेक्ट्रिक मोटर में टॉर्क निकाला उसी से आपने पीएम डिफाइन, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीएम क्रॉस, एंड थर्ड इट विल हैव सम पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी माइनस पीएम डॉट, सेम एज ए इलेक्ट्रिकल, नेट फोर्स डाइपोल पर जीरो होगा, टॉर्क पीएम क्रॉस बी होगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पीएम डॉट बी, पीएम और बी का डॉट प्रोडक्ट। और इसमें भी तीन तरह के इक्विलिब्रियम होंगे, हम यहाँ पे भी किसकी बात करेंगे, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, हाँ इसमें भी हम तीन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, स्टेबल एंड अनस्टेबल, है ना भाई, जैसे ये यूनिफॉर्म फील्ड है, इस यूनिफॉर्म फील्ड में आपने कोई डाइपोल प्लेस कर दिया, डाइपोल का मतलब क्लोज लूप है, इस तरह से ऐसे प्लेस कर दिया आपने, करंट आई है इसमें, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, और इस डायरेक्शन में इसका पीएम हो जाएगा, तो पीएम और बी सेम डायरेक्शन, तो आपको पता है इस केस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, तो थीटा अगर 0 होगा तो आपको पता है फोर्स तो 0 होता ही है, टॉर्क भी 0 हो जाए, तो मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी, है ना, थीटा 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, तो माइनस पीएम इंटू पी, फोर्स टॉर्क 0 है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो डाइपोल है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब भी कोई डाइपोल होता है तो उसको अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें तो ऑसिलेट करता है ना, कि हम सिंपल सा लिखेंगे इफ स्लाइटली डिस्प्लेस, right, it oscillates with time period of t is equal to 2 pi under root of I by pm into, है ना, किसमें आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भाई इसका क्या हो जाएगा इसलिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आता है,
है ना, कि अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में इससे थोड़ा सा अगर हम डिस्टर्ब करें तो ऑसिलेट करने लगेगा, और ये ऑसिलेशन एसएचएम होगा, उसका टाइम पीरियड होगा 2.5 पीएम। आइस का क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के, है ना, जिस एक्सिस के ओर ये ऑसिलेट कर रहा है उस एक्सिस के ओर इसमें क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे ही इसी डाइपोल को अगर मैं उल्टा प्लेस कर दूं या करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, सेम डाइपोल में करंट की डायरेक्शन अगर हम रिवर्स कर दें, ये ऐसा, और जो करंट आपकी इस तरह से फ्लो हो रही थी इसको उल्टा कर दो, मैं पीएम इस तरफ हो जाएगा, बी इस तरफ है, तो आपको पता थीटा 180 डिग्री, तो थीटा 180 डिग्री होगा तो फोर्स और टॉर्क तो अभी भी जीरो है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी cos 180 डिग्री माइनस पीएम इनटू बी, है ना। तो ये इक्विलिब्रियम जो होता है इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज ए अनस्टेबल, है ना। मतलब इसमें अगर डिस्प्लेस करेंगे तो वापस नहीं आएगा, उस डायरेक्शन में रोटेट, है ना, इससे डिस्प्लेस करेंगे तो ऑसिलेट करेगा, इसमें अगर हम डिस्प्लेस करेंगे तो उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, आपका रोटेट, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो सेम इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा, नेट फोर्स जीरो, टॉर्क पोटेंशियल, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल, उस तरह से हम इसको डिफाइन करें। तो दोनों चीजें ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर। डाइपोल चाहे वो इलेक्ट्रिकल डाइपोल हो चाहे आपका मैग्नेटिक डाइपोल, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करें। तो इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स आपसे पूछेगा, न्यूमेरिकल्स जो होंगे इसी के ऊपर आपसे पूछेंगे। देख लो आप, स्टेबल एंड अनस्टेबल। क्या तो काफी देखो, मैग्नेटिज्म में सबसे ज्यादा क्वेश्चन डाइपोल से ही आते हैं। डाइपोल एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हो सकता है बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो डाइपोल के ऊपर जरूर है, क्योंकि इसी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल मोटर में यही तो यूज हो रहा है, टॉर्क, करंट फ्लो करेंगे तो टॉर्क लगेगा, उससे रोटेट करने लगेगी, हाँ, करंट फ्लो करेंगे तो टॉर्क लगेगा और टॉर्क की वजह से क्या करेगी, रोटेट। तो इसलिए काफी क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे हैं। वन बाय वन मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा, उसको आप अटेंड, है ना। तो आई गिव यू न्यूमेरिकल्स। चलो सबसे पहले तो डाइपोल मोमेंट के ऊपर, let me just solve this question. इसका क्या आंसर है आप चेक कर लीजिए। हाँ, पुलकित आपका आंसर सही है।
कृतिका आपने आंसर दिया। न्यू कॉइल टू ओरिजिनल कॉइल है ना, वो ध्यान रखना। तो किसके किसके निकालते, कई बार उल्टा भी आंसर दे देते हैं, है ना। परिणाम आपका आंसर सही है, परिणाम मार्च का। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यू कॉइल टू द ओरिजिनल कॉइल, चेक करते हैं अभी। सही है। सही बता रहे हैं आप इसमें, है ना। ये काफी लोगों के आंसर इसमें सही आए हैं, है ना। काफी लोगों के आंसर आपके सही आए हैं, है ना। हाँ वही प्राची, दिव्यांश आपका आंसर सही है। प्राची थोड़ा सा देख लो कि 1:2 सही है, 2:1 सही है। मेरे ख्याल से 2:1 ज्यादा सही है ना। आपने न्यू ओल्ड का थोड़ा सा चक्कर है इसमें, बाकी तो ठीक है आपका आंसर, है ना। न्यू और ओल्ड का ध्यान रखना है आपने, किसका किससे रेशियो निकालना है, हाँ वो ध्यान रखना। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यू कॉइल टू द ओरिजिनल कॉइल, इससे फिर 2:1 आ जाएगा, है ना। इससे क्या आ जाएगा कि आपका 2:1 आ, ठीक है ना। देखो कुछ नहीं इसमें है। भाई एक कोई कॉइल थी, इसके नंबर ऑफ टर्न्स n थे, डायमीटर d था, करंट आई फ्लो कर रहे थे, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट P1 होगा वो आपको हो जाएगा NIA एरिया। एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/4 d²। NIA तो होता है एक टर्न का, ही होता है टर्न, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो गया। आपने क्या किया, इसको रिवाइंड किया, है ना। रिवाइंड करके आपने कोई P2 बना दिया, नंबर ऑफ टर्न्स n डैश हो गए, करंट आई हो गया 5/4 इंटू आपका ये 2d हो, डायमीटर डबल कर, अनवाइंड, है ना। अनवाइंड करके आपने डायमीटर क्या कर दिया, उसके आपको डबल कर दिया। तो इसने बोला न्यू जो है वो P2, P2/P1 आपको, तो आप देखो यहाँ से n डैश बाई n आ जाएगा और इंटू 4/1 आ जाएगा। अब वो n डैश और n का रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द n डैश एंड n, तो निकाल लेते हैं। भाई वायर का लेंथ तो सेम ही रहेगा ना, तो पहले वायर का लेंथ जो था वो था n इंटू 2 पाई इंटू p/, और अब वायर का लेंथ n डैश हो जाएगा n डैश इंटू 2 पाई इंटू 2d/, हाँ 10 इंटू 2 पाई तो कैंसिल हो गया, 2 पाई कैंसिल हो गया, 3/2 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से n डैश और n का रेशियो, n डैश और n का रेशियो हाफ, इसको यहाँ पुट कर दो। यहाँ से P2/P1 की जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो 2/1, 2:1 इज द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो कितना है, जैसे आपका 2:1, है ना। तो ध्यान रखना कि किसका किससे बोला हूँ, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बिल्कुल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। डायपोल के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे।
इसमें मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा वो करना। इसमें डायग्राम तो बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन जो मैं बोलूंगा उस चीज को आप अटेंड करना है ना। इसमें एक दिया हुआ है, जो डायग्राम सेकंड बना हुआ है उसका डायपोल मोमेंट निकालना है। जो सेकंड डायग्राम है उसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। फाइंड आउट द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस, जो फर्स्ट डायग्राम नहीं सेकंड है, क्या हो जाएगा आप चेक करो। बाद में अगर डायपोल मोमेंट आ गया तब तो टॉर्क और एनर्जी तो अपने आप आ जाए। और आपका आंसर आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में देना मुझे, सेकंड डायग्राम में डायपोल। अगर ना ये ट्यूब है, स्ट्रक्चर इज ए ट्यूब और साइड लेंथ है, तो उसमें जो क्लोज लूप बन रहा है उसका आपको डायपोल मोमेंट आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप एंड के कैप। मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा इसको, ये आपके लिए थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, है ना। देखो इसका मुझे निकालना है डायपोल मोमेंट कितना होगा, है ना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर आप सॉल्व कीजिए, है ना। देखो डायपोल मोमेंट निकालना है, अब तक क्या ना एक ही प्लेन में चीजें होती थी, इसमें तो बहुत सारे प्लेन है, तो हम इसमें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। इसमें हम यूज कर लेते हैं सुपर पोजिशन, कि अलग अलग डायपोल मोमेंट निकाल के अलग अलग प्लेन का सबको सुपर इम्पोज करते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे ये क्लोज लूप बन गया, ऐसे इसको आप एक क्लोज लूप ऐसे बना, है ना। ये एक क्लोज लूप बन गया। तो ये जो क्लोज लूप होगा इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में, और ये आपका हो जाएगा I into L स्क्वायर, करंट इनटू एरिया।
इस तरह से क्लोज लूप है, प्लेन के पैरामीटर आई इंटू एल स्क्वायर। ऐसे में क्या करूंगा, इसको एक क्लोज लूप बना लूंगा। हाँ, इसको आपने क्लोज लूप बना लिया, तो इसका जो डायगोनल होगा इसके परपेंडिकुलर ऊपर होगा। नहीं, चूंकि ये तो ट्राइंगल है ना, हाफ है, तो इसका डायगोनल हो जाएगा आई इंटू एल स्क्वायर बाई टू। हाँ, पूरे स्क्वायर का एरिया जो होगा वो हाफ हो जाएगा। वो आप देखो, ये दोनों वायर यूज हो गए, ये वाला वायर भी यूज हो गया, बस ये यूज नहीं हुआ है। उसको भी आप क्लोज लूप बना, जैसे आप क्लोज लूप बनाओगे इसका भी डायगोनल है ना। अब इस बात है कि इसमें प्लेन से बाहर आएगा, तो इसका जो डायगोनल होगा प्लेन से बाहर डॉट आएगा, और ये भी ट्राइंगल है तो आई स्क्वायर बाई टू। तो सब डायगोनल अलग अलग ट्रेन में, एक एक्स एक्सिस के होंगे, एक वाई एक्सिस के होंगे, एक जेड एक्सिस के होंगे। अब देखो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी तब आती है, हम बोलते हैं यहाँ पे करंट तो थी नहीं, आपने अज्यूम किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ऐसे अज्यूम किया, जब इसको ले रहा हूँ तो ये करंट कैंसिल तो बढ़ी, नेट करंट तो अभी भी यहाँ पे जीरो। जहां भी आप एज्यूम कर रहे हो वहां पे देखो कैंसिल हो, तो कहीं भी हम एज्यूम कर सकते हैं बशर्ते कि वो कैंसिल हो। तो तीन अलग अलग डाइपोल का ये सुपरपोजिशन, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट पीएम होगा, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। पीएम की वैल्यू हो जाएगी आई एल स्क्वायर बाई टू को बाहर, या एल स्क्वायर को बाहर, यहाँ पे आ गया आई कैप, ये आपका आ गया जे कैप बाई टू, और ये वाला बाहर की तरफ आ गया के कैप, है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये इसका डाइवर्मेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम सुपरपोजिशन यूज करके डाइवर्मेंट, हाँ, तीन प्लेन का क्या हो जाएगा सर, आपका ये सुपरपोजिशन है, ये इसका क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट। तो इस तरह से है ना, तो ये आपका इसका डाइपोल मोमेंट। तो सबको हम इसमें क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। एक बार डाइवोलमेंट आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड अगर दिया हुआ है तो टॉर्क की वैल्यू निकालना आसान है। ये जो होगा ये पीएम क्रॉस बी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में निकालना आसान है, माइनस पीएम डॉट बी हो गया। पीएम अगर आपने निकाल लिया तो डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट से ये दो चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक से एक क्वेश्चन आता है इसमें डाइपोल में, है ना, अभी बताता हूँ मैं आपको। ये आपका गया। हाँ, एक ये क्वेश्चन, या इससे पहले आप इसको कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका बी पार्ट ही करना, या टॉर्क पे निकाल ही सकते हो, टॉर्क निकाल लो, कोई बात नहीं। टॉर्क निकालोगे तभी तो बी पार्ट आएगा, तो आप पेशेंस के साथ पढ़ना होगा आपको। ये कंसेप्ट सीखने वाले क्वेश्चन हायर लेवल के हैं, लेकिन इससे कंसेप्ट
मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा इसको भी, है ना, ये भी कंसेप्ट सिखाएगा आपको, तो आप टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करो इसमें। मैं देखो बताता हूँ, इसमें ये बोला इसमें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है यूनिफॉर्म और एक इसके स्क्वायर फ्रेम में अगर आई नॉट करंट फ्लो हो तो इसमें टॉर्क कितना होगा इस ओ पॉइंट के ऊपर, इसका सेंटर इसने ओरिजिन लिया है, इस ओ पॉइंट के ऊपर टॉर्क कितना होगा। टॉर्क अभी आपने पढ़ा कि टॉर्क वेक्टर की वैल्यू जो होती है वो आपकी पीएम क्रॉस बी होती है। एकदम ध्यान से देखना, इससे रोटेशन के बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, है ना, रोटेशन के कंसेप्ट इस क्वेश्चन से काफी क्लियर होंगे। पीएम क्रॉस बी लेंगे, सबसे पहले मैं पीएम निकाल लेता हूँ। तो इस केस में जो पीएम हो जाएगा ना, वो आपको हो जाएगा करंट आई नॉट इंटू एल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या हो गया आप देख लो इनके सबसे, ये आपका हो गया माइनस के है ना, पीएम जो होगा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और चूंकि करंट क्लॉकवाइज है इसके इनटू का, ये आपका पीएम वेक्टर हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड 45 डिग्री का एंगल पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में आप लिखो, बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बी बाई रूट टू, है ना, इंटू आई कैप प्लस जे कैप, कर सकते हैं ना सर, बी कॉस 45 बी साइन 45 आई कैप जे कैप का ट्रांसफर लिख दिया, पीएम आ गया बी आ गया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो टॉर्क होता है, यहां से टॉर्क वेक्टर आप निकालो, टॉर्क वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट एल स्क्वायर बी बाई रूट टू, तो बाहर आ गया, है ना। अब इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, व्हाट इज के क्रॉस आई, आई जे के, जो के क्रॉस आई जे होता है, लेकिन चूंकि बाहर एक माइनस साइन इसलिए माइनस, है ना, व्हाट इज द जे क्रॉस के, है ना, यहाँ पे हम लेंगे सॉरी पीएम से लेना, के क्रॉस आई ले रहे हैं सॉरी, के क्रॉस आई तो जे सही है ना, के क्रॉस आई जब हम यहाँ पे लेंगे आपका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इसका, तो के क्रॉस जे जब लेंगे तो के क्रॉस जे माइनस आई क्या होता है, लेकिन बाहर माइनस साइन प्लस आई, तो ये टॉर्क वेक्टर आ गया अगर, अब ये टॉर्क वेक्टर की जो डायरेक्शन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, टॉर्क वेक्टर जो आ गया वो आपका आ गया आई नॉट एल स्क्वायर बी बाई रूट टू इंटू जे कैप माइनस आई कैप, मतलब टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन जो जे कैप माइनस आई कैप, तो टॉर्क वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, ये टॉर्क वेक्टर है ना, इट्स एन एक्सियल वेक्टर, इसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, दिस डायरेक्शन इज along axis of rotation, direction is along axis of rotation, इसकी जो डायरेक्शन होगी किसके along होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के along होती है। अगर वो इसमें किसके अबाउट रोटेट करेगा तो वो इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव जे माइनस आई, है ना, कि जे पॉजिटिव है और आई क्या है इसलिए आपका माइनस है ना, कि किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, जे माइनस आई के, तो जे माइनस आई का मतलब पॉजिटिव जे ये है, आई इस तरफ है ना, तो जे माइनस आई का मतलब आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपका this is the direction of the j vector minus I, j पॉजिटिव आई नेगेटिव है, तो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा, तो हम इसका टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन डिसाइड करती है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड अगर आपसे कोई पूछे, इस फर्स्ट पार्ट में एक्चुअली टॉर्क का मैग्नीट्यूड ही पूछेगा, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट टू कैंसिल हो, ये आपका आ जाएगा आई नॉट एल स्क्वायर इंटू, है ना। अब ये सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि इस टॉर्क से अगर रोटेट कर रहा है तो टी टाइम में कितना रोटेट कर जाए, टी टाइम में रोटेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा लें, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो रेस्ट से स्टार्ट हो तो ये टर्म तो जीरो हो गया, इसका जो एंगल टर्न करेगा वो टर्न कर जाएगा हाफ अल्फा इंटू डेल्टा टी स्क्वायर, अल्फा निकालना पड़ेगा, और अल्फा होता है टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क के मैग्नीट्यूड को हम किससे डिवाइड कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ से आई नॉट एल स्क्वायर इंटू बी बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब प्रॉब्लम ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 4/3 ml स्क्वायर, किस एक्सिस के अबाउट दिया हुआ है, ये ध्यान रखना बस, इसने बोला इस एक्सिस के अबाउट ही, लेकिन रोटेट तो इसके अबाउट कर रहा है नहीं, तो उसका हाफ लेना पड़ेगा, ठीक है, पता है ये अगर आइजेड है तो इसका हाफ प्लेन के अबाउट है, तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे वो हम इसका हाफ लेंगे, ये आपको हो जाएगा 2 बाई, है ना, 2/3 ml, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 4/3 नहीं लेंगे, 4/3 तो जेड एक्सिस के अबाउट, आपको तो प्लेन में जो एक्सिस है उसके अबाउट है, ये आप आगे तो इससे हम सॉल्व करेंगे, एल स्क्वायर कैंसिल,
तो ये आपके अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आपकी आ गई 3 I0B बाई है ना, इस अल्फा को हम यहाँ पर तो कितना एंगल वो टर्न करेगा वो हम निकाल देंगे। तो देखो इससे बहुत सारी चीजें हमने निकाली, पीएम निकाला, टॉर्क पे कनेक्शन निकाली, बहुत सारी चीजें मैंने, और हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फैक्टर फाइंड किया, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसका हाफ हो जाएगा प्लेन के, ये हमने पढ़ा है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जो कि आपके कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो सल्फा फॉर्मूला क्या है, ये हो गया एग्जांपल नंबर 3। Okay, I'll come to the example number 4. Solve this question. हाँ कुछ आंसर आया मेरे पास। प्राची आपका आंसर सही है, प्राची योर आंसर इज करेक्ट।
दिव्यांश सही है आपका आंसर। सही आंसर है दिव्यांश। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ सही बता, देखो क्या है ना, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस तरह से कोई सिंगल करंट है इस स्फीयर में। मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया करंट ऐसा है, मुझे पता नहीं था, मैंने आई करंट अज्यूम कर लिया। तो आपको पता है अगर आप आई करंट ऐसे अज्यूम करोगे तो पीएम की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। करंट अगर ऐसे तो पीएम इस तरफ हो जाएगा, और इसका वाला मैग्नेटिक फील्ड भी वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, इस तरह से आपने पीएम और पी आपके इस तरह से। अब इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए ना इस स्फीयर का, एक तो इसका वेट लग जाएगा है ना, और दूसरा यहाँ पे लग जाएगा आपका नॉर्मल, और इस जगह पे लग जाएगा फ्रिक्शन है ना, इस जगह पे क्या लगेगा जैसे कि आपका फ्रिक्शन। तो अगर मैं टॉर्क कंसीडर करूं अबाउट दिस कांटेक्ट पॉइंट, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो वी बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट कांटेक्ट पॉइंट। आप सेंटर के अबाउट भी कर सकते थे, लेकिन मुझे ये कांटेक्ट पॉइंट ज्यादा सुटेबल लग रहा है। इस कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क हम क्या करते हैं, जैसे कि आपका बैलेंस। और तो ध्यान दो, इस कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क जीरो हो गया, नॉर्मल की वजह से जीरो हो गया, वेट की वजह से तो होगा है ना, और वेट की वजह से जो टॉर्क होगा वो आपका वेट, ये आपका ये हो गया, इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेंगे है ना, क्या वेट को आप रिजॉल्व कर दो, ये आपका हो जाएगा mg sin थीटा, और ये हो जाएगा mg cos। तो mg cos की वजह से कुछ भी नहीं होगा, sin थीटा की वजह से होगा। वेट की वजह से जो टॉर्क होगा mg sin थीटा इंटू r, ये तो वेट की वजह से टॉर्क हो गया। अब इसको कोई ना कोई टॉर्क बैलेंस करेगा। कौन सा टॉर्क बैलेंस कर सकता है? जो मैग्नेटिक फील्ड में पीएम है उसकी वजह से टॉर्क बैलेंस करेगा है ना। तो आपको पता है पीएम और बी के बीच में अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा ना, है ना। और फिर ध्यान दो पीएम और बी के बीच में एंगल आपने कितना ले लिया, वैसे भी आपका थीटा ले लिया। तो ये जो टॉर्क होगा अगर ये इसको बैलेंस कर रहा है, ये आपको हो जाएगा पीएम बी इंटू साइन थीटा है ना। वो चेक करना पड़ेगा आपको, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो ये इंटू द प्लेन है, और पीएम क्रॉस भी बाहर की तरफ आ रहा है। सही, पीएम की वजह से टॉर्क जो हो रहा है इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और वेट की वजह से टॉर्क क्लॉकवाइज रोटेट। अगर ये दोनों बैलेंस होंगे तभी एक क्या होगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन है ना। और पीएम की वैल्यू कितनी होगी हम लिखते हैं, पीएम की वैल्यू करंट इंटू एरिया होती है, करंट इंटू पाई आर स्क्वायर, एक ही टर्न है तो पाई आर स्क्वायर हो गया, यहाँ साइन का तो कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका एम जी आर आ गया, और पीएम की वैल्यू होगी करंट इंटू पाई आर इंटू बी। आपको बी निकालने के लिए बोला गया, एक आर और कैंसिल होंगे, बी की वैल्यू आपकी है एम जी बाई है ना आई इंटू पाई। तो आपका बी ऑप्शन सही है ना, बी ऑप्शन जो क्वेश्चन का था वो सही। वही चीज है कि अब तक जो हम टॉर्क वगैरह पढ़ते थे ना वो सिर्फ मैकेनिक्स वाले फोर्सेस होते हैं। अब ये मैग्नेटिक टॉर्क भी है, तो किसी दूसरे टॉर्क को ये पीएम भी साइन थीटा भी क्या कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। बशर्ते कि ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों बैलेंस करेंगे। ये इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी इक्विलिब्रियम, इससे अगर कम मैग्नेटिक फील्ड होगी तो हो सकता है इक्विलिब्रियम में रोटेट करके नीचे आए। ये हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। फ्रिक्शन तो होगा इसमें, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वहां पे रहेगा ही नहीं, वो स्लिप करके नीचे आ जाएगा। तो फ्रिक्शन क्वेश्चन में दिया है चाहे नहीं दिया है, फ्रिक्शन होगा ही होगा। सर हाँ बोलो। सर ये एम जी साइन थीटा जो टॉर्क दे रहा है वो तो इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। हाँ तो और ये जो ये मैग्नेटिक टॉर्क आया है ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है? ये पीएम एंड बी के क्रॉस प्रोडक्ट से निकालो, डायरेक्शन क्या रही है आपकी, देखो देखो पीएम क्रॉस बी, ये पीएम है क्रॉस बी है, हम बाहर आ रहा है ना। कोई भी टॉर्क अगर जेड एक्सिस के अलोंग होता है तो उसका रोटेशनल इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज होता है
टॉर्क अगर जेड एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है तो उसका रोटेशनल इफेक्ट कैसा होता है एंटी क्लॉकवाइज। मैंने पीएम क्रॉस बी से ऐसे निकाला, ये पीएम और ये बी है, तो इसमें से टॉर्क बाहर है, टॉर्क बाहर आने का मतलब इसका रोटेशनल इफेक्ट कैसा होता है, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसी में अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टी कर देते हैं, ये पीएम इधर आ जाता है, तो उस केस में जब पीएम क्रॉस बी लगा देते तो इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन का मतलब है कि रोटेशनल इफेक्ट क्लॉकवाइज, रोटेशनल इफेक्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम ऐसे लिखा। अगर आपका थंब पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग है तो रोटेशनल इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज, और अगर नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग है तो रोटेशनल इफेक्ट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस। मतलब मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पर सही नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता डायरेक्शन ऑफ करंट में उल्टी लेता तो फिर भी मैं इस बात में सही था, हाँ, क्योंकि डायरेक्शन तो बैलेंस होनी चाहिए उस समय। पीएम एंड वी के क्रॉस प्रोडक्ट उसके टॉर्क की डायरेक्शन होती है, और टॉर्क की डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग होती है ना, और उसके अकॉर्डिंग वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है, एग्जैक्टली आपका रोटेट करता है। और फ्रिक्शन तो होगा ही होगा यहाँ पे, जैसे वर्षिका ने पूछा है फ्रिक्शन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। देखो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, तो अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो इस mg साइन का जो नीचे आ जाएगा, टॉर्क होता है मैग्नेटिक फोर्स का क्लोज लूप में 0 होगा ना, तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो mg साइन की वजह से स्लिप करके नीचे आएगा, तो उसको mg साइन थीटा को जो फोर्स बैलेंस कर रहा है वो फ्रिक्शन का है ना, mg cos थीटा नॉर्मल से बैलेंस हो रहा है और mg साइन थीटा को फ्रिक्शन का बैलेंस। अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो यहाँ पे क्यूबिक में रहते हैं, स्लिप करके नीचे इस तरह से। ये जस्ट हमने कुछ क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट किए। वन लास्ट क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, आसानी से आप कर लो। हाँ ये इसको करने के बजाय ना, आप पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको सॉल्व कर लो आप, वो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। जस्ट मैंने आपसे ये बोला है ना, उस क्वेश्चन के बाद आप इसको करें। जस्ट एक क्वेश्चन का फटाफट मुझे आंसर दे दो आप, कि यहाँ पे एक इस तरह से कोई रॉड और रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रॉड की लेंथ है और चार्ज जो है उसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा, चार्ज पॉइंट लैम्डा, और ये ओमेगा से रोटेट हो, तो आपको कहना है इसका अगर ये ओमेगा से रॉड रोटेट हो जाएगा तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना, क्योंकि अगर ओमेगा से रोटेट होगा तो करंट होगी क्लोज लूप में, तो फिर इससे डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, तो व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी। ये कर लोगे तो जो क्वेश्चन मैं डिस्प्ले किया था वो आप कर, क्योंकि ये क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए कई बार। हाँ काफी हद तक सही आंसर है। हाँ सही आंसर है आपका दिव्यांश, मैं आपकी आंसर समझ गया, मुश्किल तो है समझना लेकिन फिर भी समझ गया। सही आंसर है।
ना। इसका आंसर जो इन्होंने बताया है वो ये बता रहे हैं 1/6 है ना लैम्डा ओमेगा इंटू L3 और ये सही नहीं। तो कुछ नहीं करना आपको इस क्वेश्चन में। अभी आपने पढ़ा है PM और L का रेशियो जो होता है ना। अभी तो आपने पढ़ा कि कोई भी अगर रिवॉल्विंग चार्ज है तो PM और L का रेशियो Q/2m इससे निकाल लेंगे आप। मुझे अगर PM निकालना है मैं लिख दूंगा Q/2m इंटू L। Q इसके ऊपर चार्ज है, M इसका मास है और L इसका एंगुलर मोमेंटम होता है ना। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अगर पता है तो PM अपने आप आ जाएगा। PM इक्वल टू हम लिख देंगे चार्ज तो इसके ऊपर हो जाएगा लैम्डा L, भाई मास तो 2m अपने लिए हुआ है और L होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू m। तो चूंकि एंड के बहुत रोटेट हो रहा है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3m इनटू सही Q/2m इंटू L मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3m स्क्वायर इनटू ओमेगा से आपने लिखा। तो जो आपने m एज्यूम किया था वो तो कैंसिल ही हो गया है ना। तो आपका आंसर आ गया 1/6 के टर्म्स। तो सीधे हम इससे निकाल ऐसे सारे क्वेश्चन जो है वैसे इंटीग्रेट करके निकलता है। अगर इसका लंबा मेथड हम देखें तो एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करके निकालते हैं, लेकिन ये बड़ा शॉर्टकट होता है। PM और L का रेशियो किसके इक्वल होगा Q/2। अगर L आपको पता है I ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा तो अपने आप PM की तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अब आप इसके ना मॉड्यूल्स पर अटेंड कर सकते हो। तो स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉड्यूल है ना। अगर आप मेडिकल की मॉड्यूल करते हो तो मेडिकल पहले पूरा करो, फिर इंजीनियरिंग की मॉड्यूल का सिंगल करेक्ट टेक कर लो है ना। ये दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, पहले यही करना चाहिए। किसी से काफी कुछ आ जाता है ना। बाद में फिर मैं आपको असाइनमेंट्स वगैरह ये करके इसके डाउट्स पूछूंगा। अब आप इसको अटेम्प्ट करना शुरू करो। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बचे हुए हैं लाइक साइक्लोट्रॉन अभी हमने नहीं पढ़ा है एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन से मैंने छोड़े हुए मैंने नहीं करवाया क्योंकि हम टॉपिक मूव कर रहे थे ना। वो जो साइक्लोट्रॉन और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो तो तुरंत हो जाएगा। उसके बाद वो जो छोड़े हुए क्वेश्चंस थे थोड़ा टफ लेवल के वो मैं एक एक करके उससे आपका पूरा स्टार्टिंग से अभी तक डिवाइस ये पहले हम इसको स्ट्रॉन्ग करें है ना। उसके बाद फिर आगे देखेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय। थैंक यू सर।